नमस्कार मित्रों, मैं मास्टर ओपी लेगा चाणक्य अनअकैडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में महान स्वतंत्रता सेनानी अर्थात सुभाष चंद्र बोस, जिनका अध्याय स्वर्णिम अक्षरों से भारतीय इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। तो आज हम सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा वीडियो को ना देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं सुभाष चंद्र बोस को। तो दोस्तों, मैंने सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ये तथ्य 4-5 प्रमाणित किताबों से इकट्ठे किए हैं। आपको ये कहीं एक जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनका जन्म 1897 को और मृत्यु 1945 को, ये भी सन ध्यान रखना। आइए दोस्तों, आगे जीवन परिचय शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के अंदर हुआ था। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंदर पड़ता है। 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम राय बहादुर जानकीनाथ बोस था। क्या नाम था? राय बहादुर जानकीनाथ बोस था। इनके माताजी का नाम प्रभावती था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई थे और 6 बहनें थी। सुभाष चंद्र बोस अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। यानी जानकीनाथ बोस की कुल कितनी संतानें थी? 14। ठीक है, 7, 6, 13 और एक सुभाष चंद्र बोस, कुल कितने हो गए? 14। ठीक है दोस्तों, राय बहादुर जानकीनाथ बोस की उपाधि है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। सुभाष चंद्र बोस की पत्नी का नाम एमिली सेंकल, ध्यान दीजिए, एमिली सेंकल, जो कि ऑस्ट्रिया की थी। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी। इनके एक बेटी हुई थी जिसका नाम अनीता बोस था। क्या नाम था? अनीता बोस। ध्यान दीजिए आगे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस से संबंधी अर्थात इनके संबंधी कौन थे? एक तो भाई शरद चंद्र बोस, जिनका इतिहास के अंदर विशेष रोल है और इनका नाम भी इतिहास में आता है। तो शरद चंद्र बोस भाई और शिशिर कुमार बोस, ध्यान दीजिए, शिशिर कुमार बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस का भतीजा था। सुभाष चंद्र बोस ने शिक्षा कितनी ग्रहण की? यानी दर्शन शास्त्र के अंदर बीए ऑनर्स थे। सुभाष चंद्र बोस ने दर्शन शास्त्र के अंदर बीए ऑनर्स किया था और किया कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 को किया था। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। सुभाष चंद्र बोस के आदर्श गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष, ये सुभाष चंद्र बोस के 2 आदर्श गुरु रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, क्या नाम है? चित्तरंजन दास, अर्थात इसको CR दास भी बोला जाता है। इसका भी आप ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में बीए करने के बाद ये चले गए थे कहाँ? इंग्लैंड। ध्यान दीजिए, इधर कलकत्ता से ये इंग्लैंड चले गए थे और इंग्लैंड के अंदर इन्होंने 1920 के अंदर ICS परीक्षा अर्थात सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण किया, जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस ने 4th स्थान हासिल किया। इसका भी आप ध्यान देना। कब किया? 1920 में ICS की परीक्षा पास की और जिसके अंदर 4th स्थान प्राप्त किया। देखिए दोस्तों, ये नौकरी तो सुभाष चंद्र बोस ने प्राप्त कर ली, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें मानसिक रूप से भी दबाना शुरू किया। तब सुभाष चंद्र बोस ने 22 अप्रैल 1921 को, ये तारीख भी ध्यान देना, 22 अप्रैल 1921 को इतनी बड़ी नौकरी, ICS की नौकरी छोड़ दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जब नौकरी को छोड़ दिया था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको सलाह दी कि वे गांधी जी से मिले। ध्यान दीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर सर्वप्रथम बम्बई गए। कहाँ पर गए?
बम्बई के अंदर गए और महात्मा गांधी से मिले। महात्मा गांधी से कब मिले? 20 जुलाई 1921। 20 जुलाई 1921 को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मिले। इसका भी आप ध्यान देना। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू, ध्यान दीजिए, कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। दास बाबू अर्थात चित्तरंजन दास, ध्यान दीजिए। इस समय भारत के अंदर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। इसका भी आप ध्यान देना। जब सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से मिले उस समय भारत के अंदर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इस असहयोग आंदोलन के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इसलिए महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त भी कहा। देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया था और कारावास के अंदर भी डाल दिया था। दिसंबर 1921 को 6 माह का कारावास सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। अर्थात ध्यान दीजिए, सुभाष चंद्र बोस को अपने जीवन काल में कुल 11 बार जेल जाना पड़ा था। ध्यान दीजिए, 1921 से लगाकर 1940 तक, 1921 से लगाकर 1940 तक। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर 1923 के अंदर कलकत्ता के मेयर पद पर निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। और इस मेयर पद पर रहते हुए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ गतिविधियां की, जिसके कारण अंग्रेजों ने फिर सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया और जेल के अंदर डाल दिया था। गिरफ्तार कब किया? अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में गिरफ्तार करके मांडले जेल के अंदर डाल दिया था सुभाष चंद्र बोस को। मांडले जेल कहां पर है? बर्मा देश के अंदर। ध्यान दीजिए, फिर कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस को मांडले जेल से कलकत्ता लाया गया। कलकत्ता में रहते हुए अर्थात लंबे समय से जेल में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस का स्वास्थ्य खराब हो गया और मई 1927 को सुभाष चंद्र बोस को मुक्त कर दिया था जेल से। इसका भी आप ध्यान देना दोस्तों। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट 1928 का विरोध भी सुभाष चंद्र बोस ने किया। विरोध क्यों किया था? ध्यान दीजिए दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देना। ध्यान दीजिए, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक राज्य का दर्जा देना अर्थात डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना। परंतु सुभाष चंद्र बोस ने इनका उद्देश्य क्या रखने के लिए कहा? पूर्ण स्वतंत्रता। ध्यान दीजिए, पूर्ण औपनिवेशिक राज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता नेहरू रिपोर्ट का उद्देश्य रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा। पर सुभाष चंद्र बोस की बात नहीं मानी गई। तब सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। ध्यान दीजिए, और नेहरू रिपोर्ट के संयोजक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट के संयोजक मोतीलाल नेहरू थे। इस बात का भी आप ध्यान देना। नेहरू रिपोर्ट का विरोध मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट का पुरजोर विरोध किया था। इसका भी आप ध्यान देना। अर्थात सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट के समिति के जो सदस्य थे उनके अंदर भी सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। फिर भी नेहरू रिपोर्ट का सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया। इसका भी आप ध्यान रखना दोस्तों। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले सुभाष चंद्र बोस देश के पहले व्यक्ति थे। इसका भी आप ध्यान देना। तो सुभाष चंद्र देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले व्यक्तियों में प्रथम व्यक्ति थे। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। इनके बाद सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में मिलकर भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की 1928 के अंदर। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना दोस्तों।
आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, 1938 के अंदर कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन अर्थात सम्मेलन हुआ था। उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात के अंदर आया हुआ है, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। तो हरिपुरा के अंदर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान दीजिए एक विशेष तथ्य, सबसे छोटी आयु के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे। इससे पहले कोई इतनी छोटी आयु के अध्यक्ष नहीं बने। अर्थात सुभाष चंद्र बोस की उस समय कितनी आयु थी? 41 वर्ष आयु थी। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक वर्ष बाद अर्थात 1939 को त्रिपुरी के अंदर, जो कि एमपी के अंदर पड़ता है, त्रिपुरी अधिवेशन में भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ध्यान दीजिए यहाँ विशेष तथ्य, गांधी जी के विरोध के बावजूद, ध्यान दीजिए गांधी जी ने किसका विरोध किया? सुभाष चंद्र बोस का। गांधी जी के विरोध के बावजूद उनके अधिकृत प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया, इसका नाम विशेष ध्यान रखना, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में गांधी जी से मतभेद होने पर अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान दीजिए गांधी जी ने विरोध किया था क्योंकि गांधी जी ने अपना सदस्य जो कि पट्टाभी सीतारमैया था, इनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु इनको हराकर सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए थे। सुभाष चंद्र बोस फिर गांधी जी का उनसे ज्यादा ही मनमुटाव देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से अर्थात अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ध्यान दीजिए दोस्तों, इनके बाद यहां से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा देने के बाद एक संस्था की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ध्यान दीजिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अर्थात गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए। फॉरवर्ड ब्लॉक में कुछ अंग्रेज विरोधी गतिविधियां की गई, जिसके कारण अंग्रेजों ने अर्थात पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया। ध्यान दीजिए घर सुभाष चंद्र बोस का घर कहाँ है? कलकत्ता में। ध्यान दीजिए तो घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया था। परंतु 16 फरवरी 1941 की रात को 16 फरवरी 1941 की रात को सुभाष चंद्र बोस पठान जियाउद्दीन के वेश में, ध्यान दीजिए पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से भाग निकले थे और इनको भगाने में इनका सहयोग सुभाष चंद्र बोस के भतीजे शशीर कुमार बोस ने किया था। इसका भी आप ध्यान रखना, भगाने में सहयोग किसने किया था? शशीर कुमार बोस ने, जो कि सुभाष चंद्र बोस का भतीजा था। से भागने के बाद ये कहाँ गए? पेशावर। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो जियाउद्दीन पठान के वेश में ये घर से भागकर पेशावर चले गए थे। पेशावर से सुभाष चंद्र बोस काबुल चले गए थे। कहाँ गए? काबुल चले गए थे। और काबुल के बाद ऑरलैंडो मोसेटो के नाम से इन्होंने वीजा बना लिया था और ये काबुल से कहाँ चले गए? मास्को चले गए थे। इसका विशेष ध्यान देना, काबुल से मास्को किस नाम से गए थे? ऑरलैंडो मोसेटो। ध्यान दीजिए फिर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस मास्को से बर्लिन चले गए थे। ध्यान दीजिए बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी के अंदर। तो बर्लिन जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले क्या क्या काम किया, इसका भी आप विशेष ध्यान देना। सुभाष चंद्र बोस बर्लिन अर्थात जर्मनी जाने के बाद वहां की तानाशाह हिटलर से मुलाकात की, इसका भी विशेष ध्यान देना। यानी क्योंकि जर्मनी इंग्लैंड का विरोधी था, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि संकट काल में दुश्मन के दुश्मन को अपना मित्र बनाना चाहिए। तो इसी मानसिकता से सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से भी मुलाकात की थी, इसका भी विशेष ध्यान देना। इनके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी अर्थात बर्लिन के अंदर इंडियन लीजन, ध्यान दीजिए इंडियन लीजन अर्थात मुक्ति सेना का गठन किया। इंडियन लीजन अर्थात मुक्ति सेना का गठन किया। इसका कार्यालय कहाँ रखा? ड्रेसडेन। ध्यान दीजिए ड्रेसडेन, जो कि जर्मनी के अंदर पड़ता है।
फिर आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन के अंदर रेडियो का प्रसारण भी किया था, अर्थात जर्मनी में रह रहे भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार करने हेतु बर्लिन रेडियो का प्रसारण किया था। इस प्रसारण में अंग्रेज विरोधी भाषण दिए थे। इस कारण जर्मनी में रह रही भारतीय जनता ने आपको नेताजी के नाम से भी संबोधित किया था, इसका भी आप ध्यान देना। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? जर्मनी में रह रही भारतीय जनता ने इनको सबसे पहले नेताजी कहा था, तो इसका भी आप विशेष ध्यान देना। ये सुभाष चंद्र बोस की उपाधि है नेताजी। और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, जय हिंद। ध्यान दीजिए, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? जर्मनी के अंदर। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। जर्मनी के बाद सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए? टोक्यो। टोक्यो जो कि जापान के अंदर पड़ता है, ध्यान दीजिए, टोक्यो जापान चले गए थे। फिर सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो, ध्यान दीजिए नाम इसका, जनरल तोजो से मिले थे। इनके बाद सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से बेकांग चले गए थे। बेकांग भी जापान के अंदर ही स्थान है। बेकांग सिंगापुर जापान, ध्यान दीजिए, बेकांग सिंगापुर जापान, यहाँ सुभाष चंद्र बोस चले गए और वहां पर रास बिहारी बोस से मिले थे। किससे मिले थे? रास बिहारी बोस से मिले थे सुभाष चंद्र। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस बेकांग सिंगापुर जाने के उपरांत रास बिहारी बोस से मिले थे, इसका भी आप विशेष ध्यान देना, रास बिहारी बोस से। और इनके बाद ध्यान दीजिए, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना तो रास बिहारी बोस ने की। तो लीग की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने। कब की? 1942 के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की। इनका अध्यक्ष किसको बना दिया? सुभाष चंद्र बोस को इनका अध्यक्ष बना दिया। किनका? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बना दिया था। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज, ये विशेष महत्वपूर्ण है। आजाद हिंद फौज की स्थापना तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, इसका विशेष ध्यान देना। कैप्टन मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 को 15 दिसंबर 1941 को, ध्यान दीजिए, वहाँ एक स्थान है मलाया, ध्यान दीजिए, मलाया सिंगापुर जापान के अंदर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। फिर दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, 4 जुलाई 1943, ध्यान दीजिए 4 जुलाई 1943, ये डेट महत्वपूर्ण है, को रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में, ध्यान दीजिए, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज अर्थात INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, इसका विशेष ध्यान देना। और सुभाष चंद्र बोस INA के सेनापति बने थे, इसका विशेष ध्यान देना। मुख्य सेनापति किसको बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को बनाया था। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, इसका भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। और सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943, ये भी डेट महत्वपूर्ण है, अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, इसका विशेष ध्यान देना। अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कब किया? 21 अक्टूबर 1943 को, ध्यान दीजिए। और कहाँ किया? सिंगापुर के अंदर। इन बात का आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर दिया था? मलेशिया के अंदर दिया था, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने जब अस्थायी सरकार का गठन किया और स्वयं प्रधानमंत्री इस सरकार के बने थे, अस्थायी सरकार के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस स्वयं बने और शपथ ली थी। ध्यान दीजिए, शपथ किस प्रकार ली थी? ईश्वर के नाम पर मैं ये पावन शपथ लेता हूँ, ईश्वर के नाम पर मैं ये पावन शपथ लेता हूँ कि भारत और उसके
38 करोड़ निवासियों को स्वतंत्र कराऊंगा। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी ली थी। इसका भी आप ध्यान रखना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, 8 नवंबर, ये भी तारीख महत्वपूर्ण है, 8 नवंबर 1943 को 8 नवंबर 1943 को जापान सरकार ने नवविजित यानी उस समय ही विजित किए थे अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीपों को आजाद हिंद की अस्थायी सरकार को सौंप दिया था। अर्थात सुभाष चंद्र बोस को ये 2 द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप दे दिए थे। इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों के नाम परिवर्तन कर दिए थे। तो अंडमान द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप रख दिया था। ध्यान दीजिए, अंडमान द्वीप का नाम शहीद रख दिया था और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज रख दिया था। इसका भी आप विशेष ध्यान देना दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को संगठित करने के लिए 3 ब्रिगेडों की स्थापना की थी, 3 ब्रिगेड की स्थापना की। ध्यान दीजिए, पहली नेहरू ब्रिगेड, दूसरी गांधी ब्रिगेड और तीसरी झांसी ब्रिगेड अर्थात रेजिमेंट, जो कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए थी। ये 2 तो पुरुषों के लिए और ये महिला के लिए, झांसी ब्रिगेड अर्थात रेजिमेंट। तो इन 3 ब्रिगेडों के नाम भी आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ये परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। इनके बाद आगे आप दोस्तों ध्यान दीजिए, कोहिमा में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया। ध्यान दीजिए, राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया और ये संदेश किसको दिया? गांधी जी को। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपिता हमें आज्ञा दे, हम पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य हासिल करेंगे। राष्ट्रपिता हमें आज्ञा दे, हम पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य हासिल करेंगे। इसका आप विशेष ध्यान देना। यानी राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान दीजिए, तो गांधी जी को उपाधि ये किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को दी थी। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी दौरान 15 अगस्त 1945 को, कब? 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया था। ध्यान दीजिए, अर्थात उस समय द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था, तो अंतिम रूप से जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया था अमेरिका और इंग्लैंड के सामने। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। ऐसी स्थिति में जापान के सारे क्षेत्र इंग्लैंड की सेना ने हड़प लिए थे। ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसी स्थिति में बोस कोहिमा से बेकांग चले गए। कहां से? ध्यान दीजिए, कोहिमा से बेकांग चले गए थे वापिस। ध्यान दीजिए, पुनः बेकांग से टोक्यो के लिए एक हवाई जहाज से उड़ान भरते समय विमान में आग लग जाने से 18 अगस्त 1945 को, ध्यान दीजिए ये तारीख महत्वपूर्ण है, 18 अगस्त 1945 को ताइपे अर्थात ताइवान के निकट बोस की मृत्यु हो गई थी। यानी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहाँ हुई थी? ताइपे अर्थात ताइवान के अंदर 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो गई थी। परंतु ये विषय भी थोड़ा विवादित हैं। तो दोस्तों ये विषय भी अभी विवादित हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान में हुई या नहीं हुई, इसका भी अभी पूर्ण तथ्य कहीं मिले नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इनके अवशेष ध्यान दीजिए, यानी इस विमान के अवशेष रेनकोनी मंदिर के अंदर रखे हुए हैं। रेनकोनी मंदिर के अंदर रखे हुए हैं, इसका भी ध्यान देना। रेनकोनी मंदिर कहाँ है? टोक्यो के अंदर हैं। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए 2 आयोग भी बिठाए थे। ध्यान दीजिए, मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने 2 आयोग भी बिठाए थे। इन आयोगों के नाम भी आप विशेष रूप से याद रखना। नानावटी शाह आयोग, क्या नाम लिखा हुआ है? नानावटी शाह आयोग, और दूसरा मुखर्जी आयोग। इन दोनों आयोगों ने अपनी रिपोर्ट में ये सही बताया कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की ताइवान के अंदर ही मृत्यु हुई थी, अर्थात विमान में आग लगने के कारण, अर्थात दुर्घटना के कारण ही मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रमुख रचनाएं जो कि हर बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो पहला ध्यान दीजिए, एन इंडियन पिलग्रिम, क्या नाम लिखा हुआ है, एन इंडियन पिलग्रिम, एन इंडियन पिलग्रिम, जो कि सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा थी। इसका विशेष ध्यान देना, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है, एन इंडियन पिलग्रिम, अर्थात एक भारतीय तीर्थयात्री। हिंदी में नाम ये है, एक भारतीय तीर्थयात्री, और इंग्लिश में एन इंडियन पिलग्रिम। ध्यान दीजिए, ये सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा थी, परंतु ये आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस पूरी नहीं कर पाए, अर्थात ये अधूरी रह गई थी। इसलिए इस आत्मकथा को अधूरी आत्मकथा भी कहा जाता है। इसका भी आप विशेष ध्यान देना। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा ग्रंथ है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं ने लिखा था। इंडियन स्ट्रगल, जिसका अर्थ होता है भारत का संघर्ष। ध्यान दीजिए, भारत का संघर्ष। तो ये ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है, जिसकी सुभाष चंद्र बोस ने रचना की थी। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, द स्प्रिंगिंग टाइगर। ध्यान दीजिए, द स्प्रिंगिंग टाइगर, ये सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, जो कि अंग्रेज इतिहासकार था, जिसका नाम था हफ टॉय। क्या नाम है, हफ टॉय ने लिखी थी। इसका भी आप ध्यान देना, द स्प्रिंगिंग टाइगर। तो इन तीन किताबों के नाम आप विशेष रूप से याद रखना, एन इंडियन पिलग्रिम, द इंडियन स्ट्रगल, द स्प्रिंगिंग टाइगर। ध्यान दीजिए, इन तीन रचनाओं के विशेष रूप से याद रखना। ये तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा थी, और इन ग्रंथ की रचना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और इनकी रचना एक अंग्रेज इतिहासकार, जिसका नाम था हफ टॉय, इसने की थी। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एक सुभाष चंद्र बोस से संबंधित और तथ्य मैं आपको बताता हूं, लाल किले का मुकदमा। ध्यान दीजिए, लाल किले का मुकदमा, अर्थात जब सुभाष चंद्र बोस कोहिमा से बेकांक चले गए थे, उस समय सुभाष चंद्र बोस की सेना आजाद हिंद फौज, उनके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा मुकदमा चलाया गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, लाल किले का मुकदमा अर्थात INA का मुकदमा, यानी आजाद हिंद फौज का मुकदमा, ये कब लगाया था, नवंबर 1945 को। ध्यान दीजिए, नवंबर 1945 को, जब सुभाष चंद्र बोस कोहिमा से वापिस बेकांक चले गए थे, उस समय। ध्यान दीजिए, तो सुभाष चंद्र बोस के बेकांक जाने के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में, ध्यान दीजिए, सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 को मुकदमा चलाया था। मुकदमा किस पर चलाया था, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया, नवंबर 1945 को चलाया था। इनका आप विशेष ध्यान देना। और क्यों चलाया था, यानी सरकार की प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने का ये आरोप लगाया था सिपाहियों पर। और आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त किसे बनाया, अर्थात मुख्य दोषी किसको बनाया, श्री प्रेम सहगल। इसका नाम विशेष ध्यान देना, श्री प्रेम सहगल, शाह नवाज खां, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो, इन तीनों के नाम आप विशेष रूप से याद रखना। प्रेम सहगल, शाह नवाज खां, गुरु बख्श सिंह ढिल्लो, इनको मुख्य अभियुक्त बनाया था। और इन लाल किले के अंदर लगभग कहते हैं कि 20,000 बंदी बना लिए थे। कितने, 20,000 सिपाहियों को बंदी बना लिया था। फिर ध्यान दीजिए आगे, कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। ध्यान दीजिए, आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन भी किया था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आजाद हिंद फौज बचाव समिति का नेतृत्व किसने किया था, भूलाबाई देसाई ने। और भूलाबाई देसाई का सहयोग किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आशफ अली। ध्यान दीजिए, आशफ अली
बख्शी टेकचंद, क्या नाम लिखा हुआ है? बख्शी टेकचंद। रघुनंदन शरण, क्या नाम है? रघुनंदन शरण। तो इन ये मुख्य रूप से वकील थे, ध्यान दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अशरफ अली, बख्शी टेकचंद, रघुनंदन शरण, ये वकील जिन्होंने भूलाबाई देसाई का सहयोग दिया था, इसका आप विशेष ध्यान देना। तो मुख्य पैरवी किसने की थी? भूलाबाई देसाई ने, अर्थात आजाद हिंद फौज बचाव समिति का नेतृत्व किसने किया? भूलाबाई देसाई ने। ये नाम विशेष रूप से याद रखना, ये परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अदालत ने तीनों मुख्य अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई थी। और तीनों अभियुक्त कौन से? श्री प्रेम सहगल, शाहन नवाज खां और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। यानी जी जब तीनों मुख्य अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई तब जनता के अंदर भारी आक्रोश की भावना पैदा हुई, अर्थात भारी जन विरोध हुआ और जनता ने नारे लगाने शुरू कर दिए, लाल किले को तोड़ दो, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। ध्यान दीजिए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। तो इन नारों के साथ भारी जन विरोध भी हुआ। तो जन विरोध को देखते हुए वायसराय, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। ध्यान देना, इसका नाम विशेष रूप से आप याद रखना। वायसराय लॉर्ड वेवेल ने फांसी की सजा को उम्र कैद के अंदर बदल दिया। ध्यान दीजिए, फांसी की सजा को किसमें बदल दिया? उम्र कैद की सजा के अंदर बदल दिया था। तो दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अधिक से अधिक मित्रों को भी अपने चैनल पर जोड़ना, ताकि इस निःशुल्क क्लास का अधिक से अधिक विद्यार्थी फायदा उठा सके। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।